आदाब, आप सबको हमारी तरफ से हो खुशामदीद भी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। हर दिन सुबह 8:35 पर आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खबरों से बाखबर करें, बल्कि मुल्क की सतह पर क्या कुछ चल रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर अभी तक की अहम तरीन वाक़यात से आपको रूबरू करवाते हैं। इस ट्रांसमिशन को 8:35 पर हम शुरू करते हैं और 10 बजे तक लिए चलते हैं। 2 बार हम वक्फे पर भी जाते हैं और दूसरी बार जब वक्फे पर जाते हैं और वक्फे से वापस आते हैं तो आपकी और हमारी गुफ्तगू होती है, यानी आप फ़ोन लाइन्स के ज़रिए से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आज 15 नवंबर सन 2022 है और मुझे उम्मीद है कि आज भी आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे इस मॉर्निंग शो में। और इस मॉर्निंग शो को जिस तरीके से आपने मुसलसल अभी तक टॉप रैंकिंग में पहले नंबर पर प्रोग्राम बनाया है, मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी आप लगातार इसी तरीके से हमारे साथ बने रहेंगे और इस शो को और मजबूत, फाल और मुतहरिक बनाने में हमारी भी मदद करेंगे। और वो मदद आप कैसे हमको करेंगे, तो याद रखिएगा टेलीविज़न चैनल के साथ साथ यानी टीवी पर देखने के साथ साथ आप हमारे साथ हमारी राब्ता साइट पर ज्वाइन करते हैं। फेसबुक पर जहां पर लाइव नशरियात शुरू हो गई है, यूट्यूब पर भी लाइव नशरियात है और अपडेट्स भी चल रहे हैं, साथ साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आते हैं जहाँ पर आप अपना तजिया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं, कुछ तस्वीरें भी भेजते हैं और हमारे प्रोग्रामों के बारे में आप अपनी आरा भी रखते हैं। तो ये आरा आज भी रखिएगा, ये बात आज भी रखिएगा, तनकीद भी कीजिएगा और तनकीद बराए तनकीद भी कीजिएगा, लेकिन उसे भी हम खुले जहन और खुले दिल से मानते हैं, मोहब्बत के साथ देखते हैं और उसमें भी कोई अच्छी बात निकाल कर प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्यार, ये मोहब्बत बनाए रखिएगा हमारे साथ और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और शुरुआत। और आपको बताते हैं कि 15 नवंबर माजी में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आज 15 नवंबर सन 2022 है, लेकिन 15 नवंबर की तारीख को जब हम देखते हैं तो मिड ऑफ द नवंबर है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके साल का अख्तिताम भी हो रहा है। और इस साल यानी माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द डे हस्बे वादा आपके सामने रखेंगे और सबसे पहले इस पर नज़र डालेंगे। मेरे साथी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। आगाज़ कर देते हैं प्रोग्राम का और सबसे पहले इतिहास में आज के दिन को ज़रा गिनते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है वो आपको बताते हैं। 15 नवंबर साल 2022 का ये सेकंड लास्ट महीना है। साल 2001 में आज ही के दिन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान $60 करोड़ का मुआहिदा हुआ। तिजारत इसमें तरजीहात में शामिल थी। आज से ठीक 21 बरस कबल ये फैसला लिया गया। 2000 में आज ही के दिन 22 साल कबल झारखंड हिंदुस्तान की 28वीं रियासत बनी, जो बिहार का हिस्सा थी। बाद में इसे अलग किया गया। जियोग्राफिकली, एरिया वाइज और पॉपुलेशन बेस्ड एक बड़ी रियासत बन सकती थी, जिसका फैसला 2000 में 15 नवंबर को आज के दिन लिया गया। साल 2004 में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कॉलिन पॉवेल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। मुल्क के अंदर एक तरह से सियासी बहरान जो ज़्यादा तो नहीं गहराया, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी सूरत हाल बनी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के होते हुए, जब आज के दिन कॉलिन पॉवेल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। 1972 में पाकिस्तान ने मशरक़ी जर्मनी को आज के दिन तस्लीम करने का फैसला किया। 15 नवंबर साल 1972 को बांग्लादेश के बनने के 1 बरस बाद ये फैसला पाकिस्तानी हुकूमत ने लिया। 1955 में आज ही के दिन पोलैंड और यूगोस्लाविया के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत हुए। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 40 बरसों तक तवील मुद्दत तक लड़ाई छिड़ी रही और इस जंग के बाद 1955 में बिलाखिर फैसला लिया गया कि पोलैंड और यूगोस्लाविया आगे आएँ, दोनों हुकाम आगे आएँ। बातचीत पर दोनों ने एक तरह से यकीन दिखाया, एतमाद या भरोसा दिखाया और तिजारती मुआहदे पर दस्तखत आज के दिन किए। 15 नवंबर 1947 को आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी ब्रांच के तौर पर आज दुनिया भर के अंदर जिसका क़याम अमल में लाया गया और आज के दिन इस को ब्रांच बनाया गया यूएन की, वो फैसला 15 तारीख को नवंबर के महीने में 1947 में लिया गया था, यानी WHO के यूएन में शामिल होने का या इसकी ब्रांच बनने का। 1830 में समाजी मुसल्ला राजा राम मोहन राय आज के दिन इंग्लैंड रवाना हुए। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सामाजिक तौर पर या सोशली एक दूसरी जगह से मुंतकिल करना, एक दूसरे तक बात पहुंचाना, ओपिनियंस लेना और उसके बाद उनको ग्राउंड पर अप्लाई करना, ये इस दौरे का मकसद था। 1830 में पहली बार वो इंग्लैंड यहाँ से रवाना हुए थे। साल 1920 में आज से ठीक 102 बरस कबल जिनेवा में
लीग ऑफ नेशंस का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दुनिया भर के लीडरान की जानिब से जो उस वक्त सियासी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर जो चैलेंजेस थे उनका सामना कैसे किया जा सके, तमाम मालिक एक साथ आएँ, खित्ते के अंदर या मुख्तलिफ खित्तों की जहाँ जहाँ की नुमाइंदगी थी वहाँ कैसे मजबूती दी जा सकती है, आवाम को बेहतर तरीके से सहूलियात फराहम की जा सकती है। तो चैलेंजेस से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया 1920 में 15 नवंबर को, आज के दिन लीग ऑफ नेशंस के इस इजलास में। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम बातें थी। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात आज के प्रोग्राम में भी जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से होगी। दिल्ली से भी इस खबर का लेना देना है, लेकिन जहां पर सोशल मीडिया साइट्स पर भी आप हमारे साथ रहते हैं, अपना ओपिनियन हम तक जरूर पहुंचाइएगा, अपनी आरा हमारे साथ शेयर कीजिएगा और प्रोग्राम में कोई कोताही, गलती या खामी उसको दूर करने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी लाइव नशरियात या फिर इसके अलावा अपडेट्स वक्फे से आती रहेंगी, वहां पर हमारा साथ दीजिएगा। चलिए जनाब, खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले आज श्रीनगर के अंदर होने वाले अहम तरीन इजलास के हवाले से। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली के अंदर मौजूद थे और दिल्ली में जहां वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों के दौरान कई अहम और बड़े मामलों पर गुफ्तगू हुई है। वहीं पर माना जा रहा है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में आला सतही इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात के बाद आज सूबा कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू ले रहे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन का रिव्यू ले रहे हैं और दाखिला महकमे की जायज़ा कारकर्दगी का जो है वो जायज़ा भी लिया जाएगा। इस होम डिपार्टमेंट की और पुलिस अफसरों की अहम तरीन इजलास के अंदर कई अहम और बुनियादी मसाइल पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ होम, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह इस मीटिंग के अंदर शिरकत कर सकते हैं, जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे और इस मीटिंग के अंदर कई अहम तरीन मामलों पर गुफ्तगू होगी, खसूसन वादी कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। बॉर्डर चाहे वो पाकिस्तान के साथ लग रहा हो या चीन के साथ लग रहा हो, उस पर क्या कुछ सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करने की बात होगी और उसके साथ साथ एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के हवाले से गुफ्तगू होगी और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और दीगर मामलात के हवाले से भी आज की मीटिंग के अंदर जो है वो बात हो सकती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आर.के. गोयल, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह, डीजी सीआईडी आर.आर. स्वामीन और उसके साथ साथ एडिशनल डीजीपी जोन जम्मू मुकेश सिंह, एडिशनल डीजीपी कश्मीर विजय कुमार, ये और उनके अलावा जो इंटेलिजेंस इदारे हैं चाहे वो आईबी है और दीगर इदारे हैं उनके सरबराहान भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। याद रखिएगा दिल्ली के अंदर वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई, वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात हुई, जहां पर कुछ अहम तरीन बातें हुई हैं उन्हीं का रिव्यू लेने के लिए दाखिला वजारत ने इस बात का फैसला लिया था कि मनोज सिन्हा साहब आज की मीटिंग की सरबराही करेंगे और आज ये मीटिंग जो है वो हो रही है। इस मीटिंग के अंदर कमांड कंट्रोल की भी बात होगी, सरमा के दौरान जो ऑपरेशन चलाने हैं किस तरीके के होने हैं इस पर भी गुफ्तगू होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं पुलिस के ज़ेर निगरानी या आर्मी के ज़ेर निगरानी, उस पर मज़ीद बेहतरी और शफाफियत किस तरीके से लाया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन रखते हुए आइंदा जब अगले साल में चले जाएं 2023 में, जहां पर कभी इम्कान ये है कि 2023 के आगाज में ही कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है और 2023 के वक्त तक जम्मू कश्मीर के अंदर एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो सकती है यूनियन टेरिटरी के अंदर। उस हवाले से भी एक हिकमत अमली को तरतीब देने की बात जो है वो आज हो सकती है। ज़राए के हवाले से ये बड़ी इत्तला जो आ रही है, जहां पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इजलास की सदारत करने जा रहे हैं। जी आसिफ, चलिए इस इजलास पर सबकी नज़रें रहेंगी। बड़ा अहम इजलास है चूँकि दिल्ली के अंदर जो एक्शन प्लान तैयार करने की बात हुई थी, जो पॉइंट्स थे जिन पर डिस्कशन हुई वो मकामी सतह पर कैसे अप्लाई किए जाएं और बातचीत आगे की हिकमत अमली तैयार करके उस पर की जाएगी। इन पॉइंट्स पर डिस्कशन श्रीनगर के अंदर इजलास में की जाएगी। अब श्रीनगर के बाद बात जम्मू की भी करते हैं क्योंकि एक अहम फैसला इंतजामिया की जानिब से लिया गया है और ये फैसला नुकसान भी बहुत सारे लोगों को पहुंचा सकता है, लेकिन कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाना भी इंतजामिया के मुताबिक एक मकसद है जिसके तहत ये कदम उठाया जाएगा। जम्मू के अंदर बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि पुरानी मार्केट में से एक मार्केट नेहरू मार्केट थी, वेयर हाउस था जहां से सप्लाई वादी कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख खिते को भी जाती है और हर रोज़ यहां से
अरबों रुपए का सामान वादी कश्मीर के लिए या फिर लद्दाख के लिए ट्रकों के जरिए रवाना किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी इमारतें बनी हैं, ये मार्केट सबसे पुरानी मार्केट में से एक है। अर्ली 50s 60s की इमारतें हैं। कई दुकानें हैं जो बोसीदा हो चुकी हैं, जहाँ से आज के वक्त में भी कारोबारी मुसलसल शिकायत भी ये करते रहे हैं कि उनकी दुकानों तक पानी पहुँच जाता है, फिर ड्रेनेज का अब तक निज़ाम, ये सारी मुश्किलात। इन सब के बीच में इंतजामिया की जानिब से जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे इलाके जिसके दायरे अख्तियार में आते हैं, उसने ये फैसला किया कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत आगे की हिकमत अमली पर काम किया जाए और वेयर हाउस मार्केट की बहुत सारी इमारतें जिनको मुनहदम किया जाएगा, जो गैर महफूज करार दी जाती हैं, जिनको आने वाले दिनों के अंदर मिसमार करने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि पुरानी इमारतें हैं और इंतजामिया या जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी मानती है कि इस कदीम इलाके के अंदर यही जो मार्केट है, करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, इंसानी जानों का इससे पहले ज़िया हो, उससे पहले ये कदम उठाकर फौरी तौर पर मार्केट के अंदर मुरम्मत का काम, नए सिरे से दुकानों का काम और जो स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत काम शुरू करना है वो फौरी तौर पर शुरू किया जाए। और इंडिया हैबिटेट सेंटर पर भी काम इसी इलाके के अंदर होगा। ये वो हिस्सा है जो विक्रम चौक से चंद मीटर की दूरी पर आता है, 400 से 500 मीटर की दूरी पर होगा। लेकिन इस मार्केट में आज इंतजामिया ये मानती है कि पुरानी इमारतें जो शायद एक बड़े खतरे को दावत दे रही हैं, लिहाजा ये फैसला लेना वक्त की जरूरत है और पुरानी इमारतों को मिसमार बहुत जल्द कर दिया जाएगा। इंतजामिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है जी, वेयर हाउस और नेहरू मार्केट के जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, तिजारत करते हैं, इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और तकरीबन 210 ताजिर हैं, शॉपकीपर्स हैं ये, जिन्हें मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो एडजस्ट करने की बात कही जा रही है। 2 या 3 साइटें ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दी गई है और हतमी फैसला जो है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर लिया जाएगा। 132 फैमिलियां बराह रास्त इस फैसले से जो है वो मुतासिर होने का अंदेशा लग रहा है, क्योंकि रेजिडेंशियल भी यहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, डबल स्टोरी ब्लॉक्स है, जिनको मिसमार करने के हवाले से सरकार का हतमी फैसला आ चुका है, क्योंकि उन्हें डिक्लेयर किया गया है जी अनसेफ। 2 ब्लॉक्स डिक्लेयर किए गए थे अनसेफ सन 2012 में और उसके बाद सितंबर 11 2015 में भी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक और कोशिश की गई थी कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको नोटिस देकर इवैक्यूएट करवाया जाए। सूबाई कमिश्नर जम्मू ने भी इस सिलसिले में कई इकदाम उठाए थे, लेकिन कई बार मामला अटका, आगे बढ़ा, रुका, आगे बढ़ा। फाइनली सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया कि 72 गवर्नमेंट क्वार्टर जो अलॉट किए गए हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन को, जो कश्मीर से माइग्रेट होकर उधर आए हैं, इन्हें भी मिसमार किया जाएगा क्योंकि अनसेफ बताए जा रहे हैं। उसके साथ साथ वेयर हाउस और नेहरू मार्केट की बिल्डिंगों को भी अनसेफ करार दिया गया है। इसलिए यहाँ पर कार्रवाई जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी, बुलडोजर जो है वो चलता हुआ देखने को मिलेगा। सीधे जम्मू चलेंगे, रितिका ठाकुर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रितिका बहुत शुक्रिया जी, रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन की हुई है। रितिका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो वेयर हाउस है और ये जो अपना मार्केट है, एक ट्रेडिशनल मार्केट है, ओल्ड मार्केट है, लेकिन लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि जनाब इतना बड़ा वेयर हाउस जो 1960-62 से अपनी खिदमत देते आ रहा था, सरकार की नज़रों से आज तक ओझल रहा और आज जिस तरीके से अब कार्रवाई हो रही है, इससे बराह रास्त ट्रेड को फर्क पड़ेगा और इससे हजारों की तादाद में जो लोग वहां पर एफिलिएटेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, उनके रोजगार पर भी शबखून मारा जा रहा है और सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं ताजिर जो हैं वो नाराज दिख रहे हैं। क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है और कब तक बुलडोजर चलने की उम्मीद वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो मार्केट है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग अलग स्थानों की पूर्ति 1960 से 62 के करीब से शुरू किया था इन्होंने अपना कार्यकाल, और अब तक ये बिल्डिंग जो है ये इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि कभी भी ये बिल्डिंगों की खराब हालत के कारण ये गिर सकती हैं, ये कुछ भी ऐसा हादसा पेश आ सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जेडीए की तरफ से बहुत बार इन्हें अनसेफ डिक्लेयर करके बताया जा चुका है और अब जाके ये जो वार्निंग नोटिस हैं ये भी दिए जा चुके हैं और ये नोटिस देने के बाद कभी भी बुलडोजर चल सकता है और नए स्थानों को चिन्हित करने का कार्य भी किया जा चुका है। यानी कि ये जो जितने भी तमाम व्यापारी हैं, 210 के करीब जो व्यापारी हैं, इन्हें नए स्थानों
जो चिन्हित स्थान है वहां पे शिफ्ट किया जाएगा। उसी के अलावा जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, जहाँ पे सरकारी लोग इन क्वार्टर्स में रह रहे हैं, उन्हें भी खाली करवाने को लेकर बात की जा रही है। और कुछ कश्मीरी प्रवासी जो एक लंबे अरसे से रह रहे हैं, उनके विषय में भी कहा जा रहा है कि ये काफी पुरानी बिल्डिंग्स हो चुकी हैं, जल्द से जल्द इन्हें नए चिन्हित स्थानों पे शिफ्ट किया जाएगा ताकि आने वाले समय में इन्हें बेहतर सुविधाएं दी क्या जाए। जेडीए की तरफ से कोई डेडलाइन दे दी गई है कि भैया इस तारीख तक आपने ये मार्केट पोर्शन जो अनसेफ बिल्डिंग्स है इन्हें खाली कराना है ताकि इनको गिराया जाए? क्या कोई हतमी डिसीजन लिया गया है या सिर्फ अभी नोटिसें और खबर के जरिए से ही उन तक ये खबर पहुंचाई जा रही है? जी, अभी तक बता दें कि 4 नोटिस बोर्ड जो हैं वो निकाले जा चुके हैं और कहीं ना कहीं ये तमाम वेयर हाउस तक पहुंचाए जा चुके हैं, पर अभी तक कोई फिक्स डेट इनकी तरफ से जानकारी निकल के नहीं आई है। जल्द ही वो भी बातचीत करके जरूर पता करने की कोशिश करेंगे, परंतु अभी तक वार्निंग नोटिस दिए जा चुके हैं। यानी कि हर कोई ये बात जान चुका है कि अब वेयर हाउस नेहरू मार्केट, जो कि जम्मू का बहुत ही बड़ा व्यापारियों का हब है, वो जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाएगा, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आता है, जिसके चलते काफी चेंजेस होना लाजमी है। बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा अब सरमा की करते हैं, विंटर्स की करते हैं। और विंटर्स के अंदर आज से एक नया शेड्यूल सूबा कश्मीर के अंदर मुतारफ कराया गया और इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर बिजली की कटौती का ऐलान रात देर गए सूबाई इंतज़ामिया और पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से मुश्तरका तौर पर कर दी गई है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर कर्टेलमेंट शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। मीटर्ड एरियाज़ के अंदर, यानी जो 100% मीटर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर कम से कम 4.5 घंटे की कट हर दिन लगा करेगी और नॉन मीटर एरियाज़ के अंदर अल्लाह ही हाफिज है 8 घंटे की कट को लगाने का शेड्यूल बनाया गया है KPDCL की तरफ से, यानी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल जिसे जारी कर दिया गया है जी, ये डिवाइड किया गया है जी 3 हिस्सों के अंदर, और ये 3 हिस्से जो हैं ये मीटर एरियाज़ के अंदर पावर सप्लाई जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे हर शिफ्ट में बंद रहेगी और इस तरीके से सुबह, दोपहर और शाम में ये शेड्यूल चलाया करेगा। और नॉन मीटर एरियाज़ के अंदर यही शेड्यूल कट जो है वो 2-2 घंटे का रहेगा और 4 स्लॉट्स के अंदर ये कट चलाने की बात जो है वो कही गई है। ताहम ये साफ कर दिया गया है कि जनाब कोई भी ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अलावा कहीं पर भी पावर कट्स नहीं रहेंगी। इसको देखने के लिए JKPDCL ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत किया है। JKPDCL कॉरपोरेशन का यह भी मानना है कि अगर आप माजी में देखेंगे उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी इस बार देखने को मिलेगी। और अपील जो लगातार उनकी तरफ से की गई है कंज्यूमर्स को, वो यही कही गई है कि आप पावर का जब इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस कमरे में बैठे हैं तो वहाँ कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें ताकि बिजली की कटौती का ज़्यादा शेड्यूल और लंबा ना करना पड़े। नवंबर के महीने में जो पीक है वो 1700 मेगावाट तक चला गया है और ये बताया जा रहा है कि माजी में जब मुस्तकबिल में जब मज़ीद ठंड होगी तो ये 1700 मेगावाट से भी तजावुज़ कर सकता है। और उस वक्त देखना होगा कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो किस तरीके से उस वक्त इस कट को पूरा करेंगी। JKPDCL ने इस बात का भी खुलासा पेश किया है कि पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, जो कल भी एक सवाल पूछा गया था उसका जवाब आज दे दिया गया कि जनाब हमने जी बढ़ा दिया है पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी को, एनहांस कर दिया है जी इन सभी सिस्टम्स को जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। यही वजह है कि साबिका वक्त में जब सरमा का अयाम होता था, जो कर्टेलमेंट का शेड्यूल होता था, उसके मुकाबले में जो पहला शेड्यूल जारी कर दिया गया है इसमें काफ़ी बेहतरी और वाजिया कमी आपको नज़र आएगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उन्हें भी बेहतर कर दिया गया है। ताहम मजीद हंगामी बुनियादों पर काम को जारी रखा जाएगा ताकि आने वाले चंद सालों के दौरान बिजली की कटौती का कोई भी शेड्यूल जारी ना करना पड़े। इस तरीके के अरेंजमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। तो फिलहाल याद रखिएगा 2 शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। मीटर एरियाज़ के अंदर अलग है, नॉन मीटर एरियाज़ के अंदर अलग है और टाइमिंग सुबह 7 बजे से कट जो है वो लगते रहेंगे वक्फे से दोनों इलाकों के अंदर। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इन्हीं कट्स के दौरान जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है इसी के तहत बिजली कटौती हो ताकि सार्फिन को कोई मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। एक तरफ से ही तो ये उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरी तरफ से इंतज़ामिया ने एक बार फिर इस बात की अपील जो सभी लोगों से की है कि वो ब्लैंक जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स
गर्मी के लिए इस्तेमाल होते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करें। अब सवाल ये है कि जो मीटर्ड एरियाज़ के अंदर इस्तेमाल करेंगे उनका बिल आएगा, जो नॉन मीटर्ड एरियाज़ के अंदर करेगा उसका कौन हिसाब देगा, इसकी ओर ज़रूर सोचिएगा, तवज्जो दीजिएगा कि कहीं हम अपने अमाल को कहीं ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जी JKPDCL की खबर जो हमने आपके सामने रखी। लेकिन बिजली के साथ साथ आसिफ रशीद आपको बताएंगे। कल हमने आपको बताया था कि जनाब अय्याम सर्दी के दौरान फ़िलहाल स्कूल चालू रहेंगे, लेकिन खबर ये थी कि स्कूलों के अंदर हीटिंग अरेंजमेंट्स हो ताकि स्कूल खुले ही रहें, बंद ना हो। इस हवाले से कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं, बात रखी है सूबाई डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर ने। क्या कुछ कहा है डिटेल के साथ आपके सामने आसिफ रशीद। बिल्कुल, जहां पर बिजली निज़ाम की एक तरफ बात कर रहे थे तो बिजली डिपार्टमेंट पर थोड़ा और भी दबाव शायद आने वाले दिनों में पड़ सकता है, क्योंकि हीटिंग अरेंजमेंट्स के ताल्लुक से जब बात हो रही है तो स्कूलों का भी यहाँ पर आपको बताएं कि वादी कश्मीर के अंदर जहाँ पर सर्दी की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, यही वजह है कि महकमा तालीम ने गुज़श्ता रोज़ जो बयान दिया है उसमें कहा कि तमाम जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर हीटिंग सहूलियात 15 नवंबर से फराहम की जाएंगी। यानी आज से नया जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक आज इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। और तफसीलात के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं वादी कश्मीर में, कश्मीर सूबे के तसद्दुक हुसैन मीर, उनकी तरफ से कहा गया कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक कश्मीर में जो हीटिंग सर्विस अरेंजमेंट्स हैं 15 नवंबर के बाद शुरू कर दिया जाएगा। यानी आज से आहिस्ता आहिस्ता फेज वाइज तमाम स्कूलों के लिए काम कर दिया जाएगा। और कल जब एक तकरीब के मौके पर, क्योंकि कल चिल्ड्रंस डे था, तो इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालों के भी जवाब दिए और कहा कि हम भी ये महसूस कर रहे हैं कि तलबा या अमले के अरकान इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और हीटिंग अरेंजमेंट्स होने चाहिए। 15 नवंबर से बतदरीज हीटिंग सहूलियात फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। वहीं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि तकरीबन 11,000 स्कूल ऐसे वादी कश्मीर के अंदर हैं, इन सब के लिए मरहलावार तरीके से हीटिंग सहूलियात हुकाम की जानिब से फराहम की जाएंगी और फौरी तौर पर यहाँ काम करने की ज़रूरत है। मुतलका सरबराहान या जो HODs हैं या स्कूलों के सरबराहान हैं, तलबा हैं, अमले को, तमाम लोगों को हीटिंग सहूलियात फराहम की जाएंगी। यानी ऑफिशल्स या जो अमला इस वक्त स्कूलों के अंदर काम करता है, 11,000 प्लस स्कूल्स हैं, साथ बच्चों के क्लासरूम्स के लिए भी फौरी तौर पर अरेंजमेंट्स हों। इसके लिए काम सरकार के मुताबिक आज से यानी 15 तारीख से इस ऐलान के मुताबिक शुरू कर दिया जाएगा। नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक, महकमे के मुताबिक कामकाज शुरू हुआ है, जो बहुत से बच्चे इस वक्त वाकिफ़ हैं और नए तरीक़ाकार के मुताबिक जहाँ जहाँ इक़दामात उठाने की ज़रूरत है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक मीर के मुताबिक वो किया जा रहा है। और मरहलावार बुनियादों पर अब ये कोशिश शुरू कर दी गई है कि एक तो न सिर्फ एक तरफ मुताला हो, स्टडीज़ साथ साथ चलें, तदरीसी निज़ाम बेहतर हो, बल्कि हीटिंग अरेंजमेंट्स के बिना शायद तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर भी होती हैं। बहुत सारे इलाकों के अंदर आज से ही हो गई हैं और कुछ एक एरियाज़ में जहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान बर्फ़ पड़ी है वहाँ से भी बहुत सारी शिकायत हैं। तो हीटिंग अरेंजमेंट्स जब होंगे तो सवाल ये भी है कि बिजली का निज़ाम जब नहीं होगा, क्योंकि दिन में ही जो 4.5 से 6 घंटे का बीच में फ़र्क आएगा उसकी वजह से भी परेशानियां इन स्कूलों के अंदर होंगी। जब 11,000 प्लस स्कूल्स वादी कश्मीर के अंदर जहां पर आज से ये काम फेस्ड मैनर में प्रशासन की तरफ से, महकमा तालीम की तरफ से शुरू किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि जब भी हीटिंग अरेंजमेंट्स की बात आती है तो 2-3 चीज़ें हमारे सामने थे। इलेक्ट्रिक वाले गैजेट जो चलते हैं, दूसरा फिर बुखारी का निज़ाम जैसे हमारे दफ्तरों के अंदर होता है वो भी होता है। तो क्या हर क्लास के अंदर बुखारी का अरेंजमेंट होगा? फिर गैस वाली बुखारियाँ अलग है, कोयले वाली बुखारियाँ अलग है, लकड़ वाली बुखारियाँ अलग है, क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए जाएंगे? आज हमारी नज़र ज़रूर रहेगी कि पहले फेज़ में जितने स्कूल आए होंगे, कौन कौन से स्कूल होंगे और किस तरीके का अरेंजमेंट होगा। और फिर ये भी बात है जो हमारे सरकारी स्कूलों का हाल अहवाल है वो भी ज़रा अपने सामने रखिएगा। वो प्राइवेट स्कूल नहीं है जहाँ पर दरवाजे भी हैं और खिड़कियाँ भी हैं, बेंच भी है। हमारे सरकारी स्कूलों का निज़ाम ये है कि आज 2022 के इख्तिताम पर 75 साल आज़ादी के बाद भी हम टाट पर बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। एक ही क्लास के अंदर एक ही कमरे के अंदर 3-3 क्लासेस को भी लिया जाता है। खिड़की का कोई निशान नहीं है, दरवाज़ा अल्लाह के हवाले ही रहता है। और ये कुछ इस तरीके की शक्ल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कुछ अच्छे स्कूल भी बन रहे हैं और बन चुके हैं, लेकिन वो कितने हैं? 11,000 के मुकाबले में वो मॉडल स्कूल्स हमारे पास कितने हैं, ये भी देखने वाली बात है। इसलिए आज एक बार फिर इस प्रोग्राम की वसात से एक और अपील, आप सबसे दर्दमंदाना अपील कि ये जो हम तस्वुर पैदा करते हैं ना कि ये जो सरकारी प्रॉपर्टी है इसको नुकसान पहुँचाना, मतलब शायद सरकार को नुकसान पहुंचाना है, दरअसल ये हम अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हमने शीशा नहीं तोड़ा होता सरकारी बिल्डिंग का, सरकारी स्कूल का, तो शायद आज जब हीटिंग अरेंजमेंट होते तो हमारे बच्चे
कांपते नहीं वहाँ पर, एक अच्छा निज़ाम चलता, लुकवार्म सिस्टम रहता। लेकिन अक्सर हम ये समझते हैं कि शायद मैंने शीशा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, मैंने सरकार का नुकसान किया। दरअसल वो नुकसान हमारा अपना होता है, प्रॉपर्टी हमारी है, सरकार भी हमारी होती है, वो इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट होती है, उनका इसके साथ कुछ भी नहीं होता है। ये दरअसल आपका हमारा टैक्स पे पैसा होता है जिससे ये इमलाक खड़ी होती है, और इसका नुकसान जब हम करते हैं तो आप समझिएगा हम अपने घर का नुकसान कर रहे हैं। तो इसका ख्याल भी रखिएगा। फिलहाल 11,000 स्कूलों के अंदर हीटिंग अरेंजमेंट्स की बात रखी जा रही है, फेज वाइज मैनर में होगा। कहाँ पर आज पहले दिन ये हीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो पर भी लिए चलेंगे और आपको पूरा दिन इस पूरी खबर पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल मुझे कहा जा रहा कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, और ब्रेक के उस पार आएंगे तो असासों को बेचने की बात हो रही है। अब ये कौन से असासे बेचे जाएंगे वादी कश्मीर और जम्मू के, इस पर हम डिटेल गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि सरकार ने नकेल कसने का प्रोग्राम बनाया जी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ये कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, इस खबर पर भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दोनों खबरों पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे कश्मीर से। बने रहिएगा हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद खबरों के सफर को रखते हैं जारी।